1 फरवरी 2026 रविवार के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने जाहिर है अपनी पीठ खुद ही थपथपाने में कोई कोताही नहीं बरती और इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित बताया है। सवाल है कि क्या यह वास्तव में वैसा ही है जैसा सरकार दिखा रही है या फिर एक हसीन ख्वाब है जो मुंगेरी लाल के हिस्से में एक बार फिर आया है। मीडिया की गुड़ी गुड़ी अटखेलियां और हकीकत के बीच कितना फासला है, आज हम इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। यहां पिछले बार के बजट और उसमें किए गए वादों को हकीकत के तराजू पर भी तौला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। बजट 2026 में बुनियादी ढांचे और राजकोषीय स्थिरता पर जोर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनकी अनदेखी इसे आम आदमी के बजट से दूर ले जाती है। आम जनता के लिए अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती महंगाई है। रसोई गैस, खाने पीने की चीजों और परिवहन खर्च में राहत के लिए किसी बड़े या सख्त कदम की कमी खली है। सब्जियों और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भी कोई विशेष फंड या सब्सिडी का प्रावधान न होना एक बड़ी उपेक्षा मानी जा रही है। इस बीच रसोई गैस की कीमतों में 40 से 50 रुपए की बढ़ोतरी ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आम बजट में एक बार फिर आम आदमी, किसान, युवा खुद को आंकड़ों की बाजीगरी और दीर्घकालिक सपनों के बीच झूलता देख रहे हैं। जहां एक ओर सरकार इसे विकसित भारत की आधारशिला बता रही है, वहीं दूसरी ओर यह बजट धरातल की कड़वी सच्चाइयों जैसे बेलगाम बेरोजगारी, ग्रामीण संकट और मध्यम वर्ग की समस्याओं के बोझ को नजरअंदाज करता दिखता है। बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश की चमक के पीछे आम आदमी की घटती क्रय शक्ति और बढ़ती आर्थिक असमानता के घाव साफ नजर आ रहे हैं। यह बजट विकास के मैक्रो विजन को तो पेश करता है, लेकिन माइक्रो स्तर पर राहत देने में विफल दिखता है। आइए हम इसे एक एक कर समझते हैं। सरकार ने बताया कि कैपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि राजकोषीय अनुशासन और लोक लुभावन वादों के बीच संतुलन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी सामने हैं। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं के लिए, विशेषकर असंगठित क्षेत्र और शिक्षित बेरोजगारों के लिए तत्काल प्रत्यक्ष रोजगार गारंटी योजनाओं की कमी महसूस की गई। सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.3% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले बजट के 4.4% से कम है। यह आर्थिक स्थिरता के लिए एक अच्छा संकेत है। हालांकि एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार राज्यों का बढ़ता कर्ज एक बड़ी चिंता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए बजट में कोई कठोर मध्यम अवधि का प्लान नहीं दिखता। आयकर चोरी के मामलों में जेल के बजाय केवल जुर्माने का प्रावधान और टीसीएस दरों में कटौती मध्यम वर्ग के लिए राहत की बात तो है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स स्लैब में किसी बड़े बदलाव के अभाव में बढ़ती महंगाई के बीच मध्यम वर्ग की डिस्पोजेबल इनकम में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना कम है। शिक्षा में रोजगार और उद्यम के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए 10,000 करोड़ का फंड छोटे उद्योगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। वहीं विपक्ष और अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 2.5 करोड़ लोगों के बाहर निकलने के दावे के बावजूद स्वरोजगार क्षेत्र में निम्न वेतन वाली नौकरियों का ढांचा अभी भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वाराणसी पटना के बीच जलमार्गों का विकास लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद करेगा। लेकिन आलोचकों का यह भी कहना है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन बड़ा तो है, लेकिन इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति तेज करने को लेकर सरकार की मंशा साफ नहीं दिखती। इमर्जिंग सेक्टर्स के तरफ बायोफार्मा शक्ति और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जैसे कदम भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में सही है।
पर वहीं स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एनर्जी स्टोरेज पर जोर दिया गया है। लेकिन वैश्विक बाजार की अस्थिरता पर और कच्चे माल की निर्भरता इन लक्ष्यों के लिए बाधा बन सकती है। उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए था। किसानों के लिए जलाशयों के विकास और पशुपालन जैसी योजनाओं की घोषणा तो की गई है, लेकिन उनकी मुख्य मांगे जैसे एमएसपी की कानूनी गारंटी और लागत के अनुसार राहत पैकेज पर ठोस फैसले नहीं लिए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य और नीमहैंस 2.0 जैसे कदमों की सराहना हुई है, लेकिन जीडीपी के अनुपात में स्वास्थ्य और शिक्षा पर समग्र सरकारी खर्च में वह बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखी जो आम आदमी के बुनियादी खर्चों को कम कर सके। बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हमारी थाली की रोटी, बच्चों की फीस और छत की मजबूती का फैसला है। हम चाहते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जमीन पर भी दिखाई दें, ताकि हमारे महीने का बजट न बिगड़े। बजट 2026-27 में पूंजीगत निवेश और तकनीकी नवाचार पर केंद्रित है, लेकिन कृषि क्षेत्र में वास्तविक आय वृद्धि और राज्यों के बढ़ते कर्ज जैसे जमीनी मुद्दों पर इसकी स्पष्टता सीमित दिखती है। पिछले साल भी सरकार ने विकसित भारत की दिशा में कई बड़े वादे किए थे, लेकिन जब हम एक आम आदमी की नजर से देखते हैं तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। बजट 2025 में नई व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की आय पर 100% कर छूट दी गई थी। हालांकि कागजों पर यह बड़ी राहत दिखी, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को कोई फायदा नहीं मिला। इसके अलावा बढ़ती महंगाई के कारण मध्यम वर्ग की वास्तविक क्रय शक्ति में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी उम्मीद की जानी चाहिए थी। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज और 5 नई योजनाओं का ऐलान हुआ था, जिससे 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने का लक्ष्य था। जमीनी स्तर पर बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आलोचकों का तर्क है कि स्किलिंग प्रोग्राम और इंटर्नशिप स्कीम से अस्थायी समाधान तो मिल सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में स्थायी नौकरियों की संख्या में वैसी बढ़ोतरी नहीं देखी गई। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया था, जिसमें कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क हटाना शामिल था। रिपोर्ट बताती है कि कई सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आवंटित धन का पूरा उपयोग नहीं हो पाया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचा आज भी खराब है और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जैसे बुनियादी मुद्दे बढ़ते ही जा रहे हैं और ये अनसुलझे हैं। किसानों के लिए उच्च एमएसपी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का वादा किया गया था। हालिया रिपोर्टों के अनुसार कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन और उन्नत बीज अभियान अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य अभी भी एक सपना बना हुआ है। बजट के आंकड़ों और जमीनी सच्चाई के बीच की सबसे बड़ी खाई अंडर यूटिलाइजेशन है। 2024-2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो कई ऐसे विभाग हैं जो सीधे आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्हें पैसा तो मिला पूरा, पर वह खर्च ही नहीं कर पाए। आइए उन पर नजर डालते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो सीधे तौर पर हमारे बच्चों के भविष्य और सरकारी स्कूलों की हालत से जुड़ा है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में लगभग 7% की अंडर स्पेंडिंग देखी गई। इसका सीधा मतलब है कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे, नई लैब या शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जो पैसा रखा गया था, उसका एक हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट बजट एस्टिमेट से लगभग 1000 करोड़ कम रहा। फंड का पूरा उपयोग न हो पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और अस्पतालों में स्टाफ की कमी जैसी समस्याओं का समाधान धीमा रहा। प्रदूषण आज हर आम भारतीय की सेहत के लिए बड़ा खतरा है। एक संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित 858 करोड़ के फंड का 1% से भी कम हिस्सा खर्च किया। मनरेगा में अक्सर धन की मांग होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में फंड जारी करने की प्रक्रिया में देरी के कारण कई राज्यों में मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाया। आम जनता के लिए बजट तब तक केवल कागजी खेल है जब तक आवंटित धन का 100% सही समय पर इस्तेमाल ना हो।
विभागों द्वारा फंड का पूरा उपयोग न कर पाना प्रशासनिक ढिलाई और खराब प्लानिंग को दर्शाता है, जिसका सीधा खामियाजा आम आदमी को सुविधाओं की कमी के रूप में भुगतना पड़ता है। फंड का कम उपयोग केवल एक पैसे की कमी नहीं, बल्कि प्रबंधन की कमी को दर्शाता है। जब तक जिलों और पंचायतों के स्तर पर प्रशासनिक क्षमता नहीं सुधरेगी, बजट के आंकड़े आम जनता के जीवन में बदलाव लाने में धीमे रहेंगे। करप्शन, प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक देरी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, फंड जारी करने का समय, मैन पावर की कमी सहित कई मुद्दे हैं जिनकी वजह से फंड अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। बजट 2026-27 पूंजीगत व्यय के प्रति सरकार के जुनून को तो दर्शाता है, लेकिन सामाजिक कल्याण के मोर्चे पर रक्षात्मक नजर आता है। कॉरपोरेट जगत के लिए प्रोत्साहन और सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक क्षेत्रों पर ध्यान देना भविष्य के लिए अच्छा तो हो सकता है, परंतु कृषि और छोटे उद्योगों जैसे क्षेत्रों को फिर से हाशिए पर छोड़ दिया गया है। जब तक विकास का लाभ पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, तब तक ऐसे भव्य बजट केवल आर्थिक दस्तावेजों तक ही सीमित रहेंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह बजट विकास की रफ्तार तो बढ़ा सकता है, लेकिन समाज के समान वितरण के लक्ष्य से काफी दूर है। फिर मिलेंगे।